स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर दिया था और पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने के साथ साथ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन को डिटेल में जान लिया था। तो यदि आपने अभी तक वो लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर आके इस लेक्चर को कंटिन्यू करना। तो सवाल उठता है कि आज के लेक्चर वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वर्ब को स्टार्ट करने से पहले आइए एक बार वर्ब की इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। तो आपको जब मैं टेंस की सीरीज चल रही थी तो उसमें आपको क्लियर किया था कि किसी भी टेंस यूज्ड सेंटेंस को बनाने के लिए मिनिमम दो चीजें तो होनी चाहिए। यानी एक सबसे छोटा सेंटेंस जो बनता है उसमें दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। तो यानी वर्ब के बिना एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमें वर्ब को जानना, इसके बारे में डिटेल में समझना जरूरी है। तो वर्ब को जानने से पहले आइए एक सेंटेंस लेते हैं और एक सेंटेंस के अंदर मिनिमम कितनी चीजें होती हैं उसको देखते हैं। तो देखो, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पे, जैसे आई एम रीडिंग बुक, ठीक है। तो मैंने लिखा आई एम रीडिंग बुक। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिली, तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक डूयर मिला। डूयर मतलब जो काम कर रहा है, तो इसको हम क्या देते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, यानी हिंदी में कर्ता। और फिर हमने देखा कि कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, यानी कोई काम हो रहा है, वो काम क्या है, पढ़ने का, तो ये हो गया हमारे पास वर्ब। और वहीं मैंने देखा कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उसको किसी ने रिसीव किया, यानी वो एक्शन कहीं पे रिसीव किया गया। तो जो एक्शन रिसीव करता है या एक्शन जो सब्जेक्ट होगा उसके एक्शन का जिस पे इंपैक्ट पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये बुक नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता आई एम रीडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूं, तब क्या होता, हमारे पास सब्जेक्ट होता और रीडिंग वर्ब होता। तो यहाँ पे हम देखते कि सब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस बन गया। तो ऐसा भी कई बार होता है कि सेंटेंस के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बन जाता है, और कई बार सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है जो सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव कर रहा होता है, या जिसपे सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो पहला वाक्य था कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे मैं करता था, पढ़ना जो है क्रिया था और किताब जो है वो कर्म था। और दूसरा जो सेंटेंस था मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे कर्म नहीं था, सिर्फ कर्ता और क्रिया था। तो मैंने देखा कि सिर्फ दो चीजों को लेके भी, सब्जेक्ट और वर्ब को लेके मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर मैं वर्ब हटा दूं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यानी वर्ब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और वर्ब को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए हम इसको अब डिटेल में जानते हैं। डिटेल में जानने के लिए जो है हमारे पास क्या होने चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो भी किन किन चीजों की, इसकी डेफिनेशन कि आखिर वर्ब होता क्या है और वर्ब्स कितने टाइप्स के या काइंड्स कितने होते हैं वर्ब के। तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसको हटाऊं तो वर्ब की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको जब इंट्रो क्लास ले रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वहां पे भी बताई थी, तो इस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सीधा जान लो कि एक्शन और डूइंग वर्ड्स होते हैं, एक्शन और डूइंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक्शन और डूइंग वर्ड्स यानी काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, ये आप जान लो, ठीक है। और वैसे सेंटेंस में आपको जिस वर्ड से ये महसूस हो जाए या ये एहसास हो जाए कि काम क्या हो रहा है, तो वही शब्द जो होगा वो क्रिया होती है। जैसे मैं कह दूं सुरेश प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेस से पता चल रहा है कि सुरेश क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो प्लेस जो है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अब अगली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या, कि वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर काइंड्स की बात करूं तो आपने छोटी क्लासेस से जो है
वो नॉर्मली दो ही काइंड्स पढ़े थे। हिंदी में कहूं तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इंग्लिश में कहूं तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और अगर मैं इसे हटा के जो नॉर्मल काइंड्स आपने पढ़े हैं, अगर इसको डिटेल में इसके टाइप्स बताऊं, काइंड नहीं टाइप्स, प्रकार, तो वहां पे बहुत सारे टाइप्स हो जाएंगे। लेकिन हम जो है बेसिकली फोकस कर रहे हैं डेफिनेशन पे और काइंड्स पे, तो मैं आपको इसके दोनों काइंड्स को डिटेल में समझाऊंगा। बाकी इसकी टाइप्स जो है जब स्टैंडर्ड इंग्लिश स्टार्ट होगी तो उसमें आप करोगे। और ये भी याद रखना कि इनकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में अगर आपको जानना है सही से, तो जो इसकी इंट्रो क्लास हुई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पहले उसकी लेक्चर वीडियो जाके देखिए और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करना। और उन वीडियोस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इसके काइंड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वर्ब की अगर मैं काइंड्स की बात करूं तो आपको दो ही काइंड्स के बारे में जानना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव अगर बात करूं हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो ट्रांजिटिव को सकर्मक, सकर्मक। ठीक है, और इंट्रांजिटिव की यदि बात करूं तो अकर्मक। अब थोड़ा सा जो है इसको वैसे ही समझा देता हूं आपको हिंदी में, फिर इंग्लिश में जो है इसको हम बोर्ड के थ्रू समझेंगे। तो आपको पता होगा कि क्रियाएं जब हम बोलते हैं वाक्य के अंदर, तो वहां पे दो तरीके की क्रियाएं हमें मिल जाती है, एक अकर्मक, एक सकर्मक। तो सवाल ये उठता है कि अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है। तो जैसा कि आपको अकर्मक में दिख रहा है, अ का मतलब होता है नहीं, यानी ऐसे वाक्य जिसमें जो करता है वो जो काम करेगा उसका असर जिस कर्म पे पड़ेगा वो कर्म ही नहीं हो, तो ऐसी क्रियाएं जो होती है वाक्य में उनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्य में कर्म नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं खेलता हूं। अब मैं खेलता हूं तो मैं हो गया कर्ता और खेलना हो गया क्रिया। अब मैं क्या करता हूं उसका असर जो है जिस पे पड़ता वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्रिया, इसमें जो खेलना हो गया वो अकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं ना। अगर मैं कहता कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं खेलता हूं और मेरा खेलने का असर जो है किस पे पड़ता? क्रिकेट पे, तो क्रिकेट जो है कर्म होता। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं में जो खेलता होता वो होता सकर्मक, लेकिन मैं खेलता हूं में जो खेलता है वो है अकर्मक। तो आप ऐसे समझ लो, जब वाक्य के अंदर कर्म भी हो तो उसके क्रिया को हम कहेंगे सकर्मक, यानी कर्म के साथ। और ऐसी वाक्य जिसमें जो है कर्म नहीं हो तो उसके क्रिया को कहेंगे अकर्मक, यानी कर्म के बिना। अब इसका दूसरा तरीका ये भी जानने का है कि जब आपको कोई वाक्य बोला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि मैं खेलता हूं, तो आप एक सवाल उठाना कि मैं क्या खेलता हूं। अगर इसका जवाब मिल रहा है आपको वाक्य के अंदर तो इसकी क्रिया सकर्मक होगी, अगर नहीं मिल रहा है तो इसकी क्रिया अकर्मक होगी। तो मैंने कहा कि मैं खेलता हूं, अब मैं क्वेश्चन खुद से उठा रहा हूं, मैं क्या खेलता हूं। तो मैं खेलता हूं में तो कोई जवाब ही नहीं मिला कि मैं क्या खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, हॉकी खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं, जवाब नहीं मिला, तो खेलता जो हो गया अकर्मक। इसी की जगह अगर मैं कहता हूं कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो मैंने खुद से सवाल उठाया कि मैं क्या खेलता हूं, तो मुझे जवाब मिल गया फुटबॉल। तो यानी अब जो मैं फुटबॉल खेलता हूं में खेलता शब्द है वो है सकर्मक क्रिया। तो ये याद रखना। ऐसे ही और भी सवाल हो सकते हैं कि वह बाजार जाता है, तो वह कहां जाता है, तो इसका जवाब मिल रहा है बाजार। तो वह बाजार जाता है में जाता जो है वो सकर्मक है, क्योंकि जवाब मिल रहा है जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका। अगर मैं कहता सीधा वह जाता है और अब मैं सवाल उठाता कि वह कहां जाता है, तो जवाब नहीं मिला, तो वह जाता है में जाता जो है वह हो गया अकर्मक। ठीक है, तो दो तरीके से मैंने आपको समझाया पहचानना। एक तो आप ऐसे जान लो कि किसी भी वाक्य में अगर कर्म है तो उसकी क्रिया जो होगी वो सकर्मक होगी, कर्म के साथ। और यदि उस वाक्य में कर्म नहीं है
तो उसकी क्रिया जो है वो होगी अकर्मक, कर्म के बिना। एक तरीका ये जानने का। और दूसरा तरीका है हिंदी में समझने का कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक, उसके लिए आपको जो है सवाल बनाने होंगे। तो अगर आपको कोई वाक्य दिया हुआ है और उसमें आप सवाल बना रहे हो, कहाँ, कौन, कैसे, ठीक है, क्या, तो उसका जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक क्रिया, अगर नहीं मिलेगा तो उस वाक्य की क्रिया जो होगी वह अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि राधा आम खाती है। अब यहाँ पे आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए राम जो है या राधा जो मैंने इस वाक्य में बोला है, तो राधा क्या हो गई, कर्ता, और खाना क्या हो गया, क्रिया। अब राधा जो काम कर रही है उसका असर किस पे पड़ रहा है, आम पे, तो आम हो गया कर्म। तो इस वाक्य में कर्म भी है, तो कर्म वाले वाक्यों में जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये जानने का। और दूसरा तरीका जानने का ये है कि आप ऐसे पूछो कि राधा क्या खाती है, तो जवाब मिल रहा है आम। तो ये इससे भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो क्रिया थी वह सकर्मक थी। तो यहाँ पे हमने दो तरीके जान लिए, और इसी का उल्टा कर दोगे तो सकर्मक हो जाएगा। यदि आपको कर्म नहीं मिला तो उसकी क्रिया जो है अकर्मक, और यदि आपको सवाल का जवाब नहीं मिला तो भी अकर्मक। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हिंदी के लिए है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। ऐसे ही आप इंग्लिश में भी कर लो, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव क्या होंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्शन का इंपैक्ट जो है जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा वो प्रेजेंट है अगर सेंटेंस में, तो आप कह देना कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है उस सेंटेंस में। यदि किसी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा उसका इंपैक्ट जो रिसीव करेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव होगा, यानी कि अकर्मक होगा। क्लियर है, तो आइए इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव को मैं क्या कह सकता हूं, एक्शन। ठीक है, अब एक्शन की जगह पे मैं वर्ब भी लिख सकता हूं, एक्शन दैट हैव a direct object to receive that action। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन की बात करूं कि ऐसे वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिसीव करने के लिए उस एक्शन को, ठीक है, और एक्शन ऑफ आप आगे लगा सकते हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करने वाला जो क्या है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो ऐसे एक्शंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, और वहीं इंट्रांजिटिव में जहां पे आपने ये लगाया है इससे आगे डज नॉट लगा देना। तो यहां पे आप लिख सकते हो एक्शन दैट डज नॉट या डजंट, ठीक है, DOESNT, डजंट, एक्शन दैट डजंट हैव ए डायरेक्ट object to receive that action of subject। तो यहां पे जो है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यही बताया जो हिंदी में आपने समझा उसको इंग्लिश करके, कि ऐसे वर्ब्स या ऐसे एक्शन जिनके पास उस एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव कहेंगे, और ऐसे एक्शन जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है एक्शन को रिसीव करने वाला सब्जेक्ट के, तो उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव। क्लियर है, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश में आपको डेफिनेशन लिखवाई गई है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। ठीक है, और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये पहले भी क्लियर कर चुका हूं, तो ये वर्ड बार बार यूज होंगे, तो इसीलिए कहता हूं कि कोई भी लेक्चर वीडियो अगर आती है तो उसको मिस नहीं करना, और यदि मिस कर दिया है तो उस लेक्चर वीडियो को जाके दोबारा देखना है, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक होते जाएंगे, तभी ये ग्रामर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप समझ गए, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो इसकी जो वर्ब के जो काइंड्स आपको बताए गए हैं उसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो ट्रांजिटिव, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके पास वो ऑब्जेक्ट होते हैं उन एक्शंस को रिसीव करने के लिए। तो मान लो मैं सब्जेक्ट हूं, अब मैं कुछ कर रहा हूं, तो मैं जो कर रहा हूं उसको रिसीव करने वाला अगर कोई चीज है तो यानी कि मैंने जो काम किया है वो काम यानी क्रिया जो है वो सकर्मक होगी। अब मैं कोई काम कर रहा हूं और उस काम को रिसीव करने वाला यदि कोई ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं है तो यानी मैंने जो काम किया यानी क्रिया किया वो सकर्मक नहीं अकर्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे आप वही डेफिनेशन जो लिख लेना कि एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट, क्या है, एक्शन दैट हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव that action that is performed by subject। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें जो पूरी सेम ही चीज रहेगी, एक्शन दैट डजंट, बस क्या आ जाएगा, डजंट या डज नॉट, कैसे डज नॉट हैव अ, और बाकी जो सारी चीजें हैं वो ऐसे लिख देना जो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, बाकी की डेफिनेशन सेम होगी, बस यहाँ पे डजंट चेंज हो जाएगा, यहाँ डजंट नहीं था, यहाँ डजंट आ जाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैं अगर यहाँ पे कहता हूं कि फादर लव्स हिज डॉटर, ठीक है, यानी पिताजी, पिताजी अपनी बेटी से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, ये आपका वर्ब हो गया। अब इस सब्जेक्ट ने जो वर्ब किया यानी प्यार, तो उसको रिसीव करने के लिए यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब है वो कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। क्या हो गया, ट्रांजिटिव। मैंने कहा फादर लव्स हिज डॉटर, तो पिताजी अपनी पुत्री से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे पिताजी ने जो एक्शन किया उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट था जो कि डॉटर। ठीक है, तो इसने रिसीव किया, रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि ये जो लव्स वर्ब था वो कैसा वर्ब था, ट्रांजिटिव वर्ब। वहीं अगर मैं कहूं फादर लव्स, ठीक है, मैं कहता फादर लव्स, पिताजी प्यार करते हैं, तो अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट तो है और वर्ब भी है, लेकिन सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उसको रिसीव करने वाला कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। तो ये जो लव्स है ये कैसा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव। ठीक है, क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। तो ऐसे सारे वर्ब्स जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो वो हो जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करने के लिए, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर है। तो आइए इसको कुछ और एग्जांपल से जानते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं यू रीड अ बुक, ठीक है, तुम एक किताब पढ़ते हो। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन भी बना देता हूं, देखो, व्हाट डू यू रीड। मैंने एक सवाल भी बना दिया कि तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। तो आपको जवाब मिल रहा है क्या, कि यू रीड ए बुक। और मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा ये बताने के बाद कि व्हाट डू यू रीड, तो आप कह दोगे कि बुक। तो आंसर आपने दे दिया बुक। तो यानी कि ऐसे वर्ब जिनमें कि आप जब सेंटेंस से क्वेश्चन बनाओगे तो जवाब मिल जाता है, तो ऐसे वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, मैंने कहा था दो तरीके से आप पता लगा सकते हो, तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, वैसे मैं कहूं यू रीड,
ठीक है, मैंने कहा यू रीड, तुम पढ़ते हो। अब मैंने क्वेश्चन उठाया व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड। तो यहां पे जो है अब क्वेश्चन जो मैंने उठाया उसका आंसर आपके पास है ही नहीं, क्योंकि मैंने एक वाक्य बोला आपको कि तुम पढ़ते हो, और फिर मैंने इसी वाक्य को देखते हुए कहा तुम क्या पढ़ते हो। तो मैंने ये तो आपको बताया नहीं ना कि तुम क्या पढ़ते हो इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे हम जो है जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे पास जवाब नहीं होगा। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं, ये जो रीड है पढ़ना, ये कैसा हो गया, इन ट्रांजिटिव, क्योंकि हमें जवाब नहीं मिला। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे कि ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल। अब मैंने सवाल बनाया वेयर डज ही गो। मेरा सवाल है, मैंने आपको सेंटेंस दिया ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। फिर मैंने सवाल पूछा किसी और से कि वह कहाँ जाता है, तो आपने तुरंत आंसर दे दिया। आंसर क्या दिया, स्कूल। वो कहाँ जाता है, स्कूल। तो आंसर दे दिया, तो यानी इसमें जो गोज है वो कैसा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं इस साइड, मैं कहूं ही गोज, ठीक है, वह जाता है। अब क्वेश्चन मैं आपको बना दूं, मैंने कहा ही गोज। अब मैं जो है आपसे कहूं क्वेश्चन कि वेयर डज ही गो, तो आप इसका जवाब जो है नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में डिस्क्राइब ही नहीं है कि वो कहां जा रहा है। तो यहां पे जो है हम कह देंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जो जवाब होता वो हमारा ऑब्जेक्ट होता। जो जवाब इसमें स्कूल मिला था वो ऑब्जेक्ट था, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यानी ये जो गोज है ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो होप कि मैंने जो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझाया हिंदी और इंग्लिश में, वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज की लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।